हंसते गाते जहां से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम मुझको कहाँ। आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ। मैं यहाँ, तुम कहाँ। मैं यहाँ। आज आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी जो उनका योगदान है, जो उनकी यादगार बातें हैं, ऐसे कहानी है, ऐसे किस्से हैं, वो ज़रूर आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और जब से वो गई हैं, जब से ये खबर उनके जो फैंस हैं, उनके जो भी उनके चाहने वाले हैं उनको लगी है, तो वो गमगीन हैं। वो उनकी बातों को या किस्से कहानियां जो हैं वो याद कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ सुदेश भोसले जी, जो कि जाने माने गायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके भी पास ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया है, ऐसे कुछ वाक्य जो आज वो हमारे साथ साझा करेंगे। सुदेश जी, आशा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आप उनको कैसे याद करेंगे? एक संगीत का स्वर्ण युग जिसका अंत हो गया उनके जाते ही। ये बिल्कुल उनके लाखों करोड़ों फैन में से मैं भी उनके गीतों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। 1986 से अभी तक आशा एट 90, 2 साल पहले हमने दुबई में उनके बर्थडे को शो किया था, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सिर्फ एज अ एक म्यूजिशियन का रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन एकदम बिल्कुल एक माँ की तरह मेरे सर पे उन्होंने हमेशा हाथ रखा है। और अभी तक यकीन कर नहीं पा रहा हूँ मैं, जो 2-3 दिन जो गुजरे हमारे साथ, और ये हमारे देश की संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी क्षति हानि है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती की। सुदेश जी, कब आखिरी बार आपकी बात हुई थी, या कोई ऐसी बात जब आपको लगा हो? 1 महीने पहले ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर गया था। घर में मुझे देखते ही कहा, सुदेश 8 सितंबर लिख ले, हमको शो करना है मेरे बर्थडे के दिन, मतलब जो अब कभी नहीं आएगा। तो वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। और अभी 1 हफ्ते पहले, क्योंकि कुछ दिनों से उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था, तो नागपुर में लास्ट वीक मेरा शो था, और शो के शुरू होने से पहले उनका फोन आया, सुदेश मैं बहुत घबरा के तुझे फोन कर रही हूँ, पिछले कई फोन मैंने तेरे उठाए नहीं। और मैंने कहा कि आशा जी आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको आके मिलता हूँ। वो मेरी आखिरी बात थी उनके साथ। तेरी पनाहों में वो जिंदगी जो थी अब तक, तेरी पनाहों में चली है आज भटकने उदास राहों में। मैं समझ सकती हूँ सुदेश। और वो कई बार हॉस्पिटल जा चुकी, फिर आती थी, और फिर हम लोग जोश से, मतलब वो रिहर्सल करते थे, फिर रिकॉर्डिंग्स करती थी, और अपने हम लोग शोज करते थे। इस उम्र में भी मेरे साथ डांस करके गाना गाती थी। और इस बार भी मैंने सोचा, मुझे जो मालूम पड़ा कि मुझे भी लगा कि वो आ जाएंगी, और 8 सितंबर की हम लोग तैयारी करेंगे। और मैं जब वहां से नागपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठा, मैंने उनके बेटे आनंद से बोला कि मैं आता हूँ, रात को अगर रुकना है, सोना है हॉस्पिटल में, तो मैं आता हूँ। और जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, तो वो हजारों मैसेजेस थे कि वो नहीं रही। तो मेरे लिए सिर्फ वो एक गायिका नहीं थी, मेरी मेरी दूसरी माँ थी। हमारे घर के हर फंक्शन में
फिर वो मेरी मम्मी गुजरी, मेरे पिताजी गुजरे, तो पहला अगर कोई पहली व्यक्ति कोई हमारे तो वो थी मेरी शादी में। मतलब मेरे हर मतलब डे टू डे लाइफ से वो जुड़ी हुई थी। मतलब वो सिर्फ मेरे लिए आशा भोसले सिंगर नहीं थी, वो मेरी माँ थी। और मुझे मेरी कभी तबीयत, मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा। 10-20 साल पहले वो गा रही थी और मैं विंग्स में ऐसे ही अपनी छाती पे ऐसे अपने अंगूठे से ऐसे थोड़ा सा रब कर रहा था। और मैं घर आया तो मेरी पत्नी हेमा ने कहा कि आशा जी का फोन आया है कि कल तुम छाती में कुछ तुम्हारे प्रॉब्लम। उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरे लिए एक रूम बुक किया था, मेरा फुल बॉडी चेकअप कराया उन्होंने। मतलब वो इतना ख्याल रखती थी मेरा। तो अब आप सोच सकती, मैं जी। मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। ये मिलन हो दोबारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हम इसे समझ सकते हैं। हर किसी के अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन इससे तर अगर मैं उनकी गायकी की बात करूं, सबसे पहले गायकी, वैसे तो वो सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी वो रहीं, और भी ऐसी तमाम बातें जिनको हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अगर उनकी गायकी की करें तो वो वर्सटैलिटी जो देखने को मिलती थी वो शायद आज के सिंगर्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने हर तरह के गाने, पॉप से लेकर क्लासिकल से लेकर हिप हॉप से लेकर, और आप देखिए कि कितने बोल्ड सॉन्ग्स भी उन्होंने गाए जो किसी ने नहीं किया, वो आशा जी ने किया। और मैं तो ये कहूंगा कि उनका क्लासिकल गाना, नाट्य संगीत, सुगम संगीत, पॉप, वेस्टर्न, मतलब बच्चे के लिए गाना हो, एक हीरोइन के लिए गाना, रोमांटिक गाना हो, कैबरे हो, तो वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने उनके इंटरव्यूज में भी कहा और मुझे बताती कि वो हमारे भीमसेन जोशी साहब, बड़े गुलाम अली साहब और वेस्टर्न एल्विस प्रेस्ली से के जितने फॉरेनर सिंगर्स हैं उनको बहुत सुनती थी। और उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया था कि अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनको कोई तान देता था और आशा जी थोड़ा उसको प्रैक्टिस, तो म्यूजिक डायरेक्टर बोलता था आशा जी उसको थोड़ा आसान करें, थोड़ा बदल, तो बोले नहीं मैं गाऊंगी। तो ये चैलेंज स्वीकारती थी। और पंचम दा ने जो उनके वॉइस गाने के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो ये इसलिए क्योंकि वो पुराना संगीत, फॉरेन का संगीत और आज का संगीत तीनों के साथ, वो कहती मैं जमाने के साथ चलती हूँ। तो इसलिए उनको कोई भी, मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड में ऐसी वर्सेटाइल सिंगर ना आ सकती है और ना। आर डी बर्मन जी की साथ जुगलबंदी ने उनकी इस वर्सटैलिटी को और ज्यादा निखारा। सुदेश जी। जी जी जी। तो मैं यही कहूंगा ना कि अभी अगर हमने एक गाना सीखा भी नहीं है ना, तो अगर हम लोग आशा जी और लता जी के एक गाने को भी ठीक से ढंग से गाने की प्रैक्टिस करें तो शायद हमारा रियाज हो जाएगा। उनका एक एक गाना, कहते हैं ना, एक एक गीता का मतलब अध्याय है जैसे लता जी और आशिका जी का। तो उनके गानों को सिर्फ सुने लोग, तो जिनको गाने का शौक है, तो मुझे लगता है उनकी गायकी सुधर जाएगी। सुदेश जी, हालांकि ये मौका अभी इस तरह का नहीं है, लेकिन कोई ऐसी पंक्ति या कोई ऐसा उनका गाना जो आपको अभी याद आ रहा हो, या आप हमेशा कभी अगर ऐसे ही बैठे हों गुनगुनाते हों? वैसे तो उनके साथ डुएट्स बहुत गा रहे हैं, अभी मुश्किल है। लेकिन कल मैंने उनकी अंत्य यात्रा में जब उनको अग्नि में विलीन किया, तो मैंने उनका ही एक गाया हुआ गीत गाया जो मुझे लगा उनकी जो जिंदगी थी, जो पॉजिटिविटी थी, इतने हार्डशिप्स के बावजूद वो पॉजिटिव रहती थी, वो है हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है कि यहाँ पर कल क्या हो किसी ने नहीं जाना, और किसी ने नहीं जाना था कि आशा ताई की इस तरह की खबर आएगी। एक चेस्ट इन्फेक्शन की उनको शिकायत के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और फिर मल्टी ऑर्गन जो फेल्योर है उसकी खबर आती है, और ख़बर ये आती है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। लेकिन सुदेश जी, कैबरे से लेकर निडर गायन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप उनका अगर वो लास्ट जो सॉन्ग था द शैडोई लाइट की अगर बात करें तो उसमें भी वो जो रिलीज हुआ उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और साथ ही साथ जो एक विदेशी टच है वो भी हमें देखने को मिला। ये वर्सेटैलिटी है जो आशा जी के गानों में उनकी हर अदा में देखने को मिलती थी। वो तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने जो भारतीय हैं हिंदुस्तान के, हमारे देश में उन्होंने जन्म लिया, और मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि मुझे गाना मैंने सीखा नहीं, उसके बावजूद भी जब से उन्होंने मुझे सुना है आखिर तक वो उनके हर शो में मुझे बुलाती थी। मैं कभी कभी उनको पूछता भी था, आशा जी आपके पास इतने दिग्गज क्लासिकल सिंगर्स, आप मुझे क्यों ले जाती हो? बोले तेरे साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और तू गाता अच्छा है, तू आदमी अच्छा है। और अभी लास्ट उनके घर गया था, उन्होंने एक चीज कही थी, सुदेश मुझे तेरे पे इतना भरोसा है, मैं 2 बजे भी फोन करूंगी तू दौड़ के चला आएगा। तो मैं बता नहीं सकता, हमारी 5-5 घंटे उनके घर पे सिर्फ वो और मैं बैठती थी, और उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने हार्डशिप सहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फैमिली के तौर पर, प्रोफेशनल, लेकिन वो बोलती थी सुदेश यहाँ हर कोई रिश्वत ले सकता है, माइक्रोफोन का भी रिश्वत नहीं लेता। तो मैं सोचती थी अपने जो पल्लू है अपने कमर में एकदम डाल के, मैं बोलती थी आशा सब भूल जा तेरे दुख, अगर तू यहाँ ठीक से नहीं गाई तो तुझे कोई पूछेगा नहीं। और उस हालत में मैं गाना गाती हूँ कि इतना सर पे बोझ लेकर। और उन्होंने मुझे ये भी कहा सुदेश जितने हमारे कई दीदी के और हमारे सुपर हिट गाने हैं जिसपे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, सुदेश हमको उसके पैसे भी नहीं पूछे गए। तो इन हालातों में रह के भी और अपने आप को उस स्थान पे पहुंचाने के बाद भी अभी भी अगर 2 महीने पहले अगर फोन करूं तो पीछे तानपुरा चलता रहता। वो हमेशा रियाज, इस उम्र में सुदेश मुझे 5 बजे नींद खुलती तो मैं रियाज करती, या तो मैं किचन में खाना पकाती या मैं रियाज करती हूँ। मैंने एक बार कहा आशा जी इतना क्यों मेहनत करती है, आपको अभी ट्रैवलिंग में तकलीफ होती है, आप प्लीज बंद कर दीजिए। नहीं बोले जिस दिन तू मुझे बोलेगा ना, कोई बोलेगा मुझे गाना रोक दो, तो मैं यहाँ से खिड़की से कूद के जान दे दूंगी। मुझे म्यूजिक और मेरे म्यूजिशियन से कोई दूर नहीं कर सकता। गाते गाते गई, क्यों? क्योंकि अभी वो 1 हफ्ते बाद उनका जो अभी लंदन में जो उन्होंने गाना गाया उस एल्बम की रिलीज के लिए बोले अब मुझे जाना है। और आप सोच सकते हो कि मुझे 8 सितंबर जो आने वाली है उसके सुदेश अपने को शो करना मेरा बर्थडे है। तो ये पॉजिटिविटी जो है गाने से ज्यादा मैंने मतलब उनसे ये सीखा है। और मुझे लगता है वो हमेशा हम सबको, जितने भी हमारे कलाकार हैं हमारे देश के, उनको उनके गानों के जरिए, आशीर्वाद के जरिए गाइड करती रही। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून आज भी, मतलब 92 साल की उम्र उनकी थी और तब भी वो देखने को मिला। 92, मतलब ये भी देखिए कमाल सुदेश जी, 92 साल उनकी उम्र, और उनका अगर इस सिंगिंग करियर की मैं बात करूं तो 82 साल वो, मतलब आप देख रहे हैं, ये भी कमाल की बात है। 9 साल की उम्र जब उन्होंने पहला गाना शुरू किया जी। लेकिन खैर आप यहाँ पर आने वाली पीढ़ी की जो बात कर रहे थे, मैं उसी लेगेसी की बात कर रही हूँ कि आप उसको किस तरह से देखते हैं, जो नई पीढ़ी के सिंगर्स हैं वो क्या सीख सकते हैं? क्योंकि आज भी हम देखते हैं, मैं अगर ज्यादा दूर ना जाऊं, मैं धुरंधर की ही बात करूं तो वहां पर भी उनके जो सॉन्ग्स हैं वो सुनाई देते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं वो गाने उन्होंने जो गाए हैं खुद। जी, उन्होंने गाए और ऐसे हालात में गाए जब ये ऑटो ट्यूनिंग, एआई या मल्टी ट्रैक्स नहीं थे। लाइव गाना पड़ता था 100 म्यूजिशियंस के साथ। अगर कोई एक छोटी सी भी गलती करता तो पूरा गाना शुरू से। ऐसे हालातों में जो उन्होंने इतने डिफिकल्ट गाने गाए, तो उनके लिए मतलब ये सारे जो दिग्गज, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश जी, रफी साहब, सबको सलाम है। और अभी तो हम लोग तो कहते ना हमारे पास इतने औजार हैं, हम लोग एक शब्द का भी आधा टुकड़ा करके डब कर सकते हैं। उन्होंने उस वक्त
ऐसे अच्छे और डिफिकल्ट गाने गाए। तो मुझे लगता है कि अभी की जो जनरेशन है वो भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर जो गुरु होता है वो गुरु होता है, जो माँ होती है वो माँ होती, तो उनको अगर हम फॉलो करते रहे तो मुझे लगता है हमारे म्यूजिक का, हमारे जो जनरेशन का, नए जनरेशन का जो फ्यूचर है बहुत कहते हैं ना, मेहनत करो। वो कहती थी मैं आज भी क्यों रियाज करती है, ऐसा नहीं कि मैं आशा भोसले बन गई, मैं तो झंडे गाड़ चुकी, मैं तो सब कुछ प्रूव कर सकी, लेकिन उनको ये था कि नहीं, हर शो से पहले जो गाने उन्होंने लाखों बार गाए होंगे, जाने जा, पिया तू, दम मारो दम, आज भी हम लोग 2-3 संडेज उनके घर जाके उसका रिहर्सल करती थी। वो मतलब कितनी जिम्मेदार, मतलब ऑडियंस के प्रति वो कहती भी थी सुदेश जी कि मैं इस दुनिया से अलविदा भी गाते गाते ही लेना चाहती हूँ। जी जी। और ये दिखाई भी दिया हमको शहरों लाइट में, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसमें देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और साथ ही साथ वो ब्रिटिश बैंड जो है गोरिल्लाज, उसका जबरदस्त हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। जी जी। और ऊपर वाले उनका रियाज इतना था कि भले फिजिकली वो थक गई थी, थोड़ा सुर नीचे आ गया था, उस सुर में नहीं गा पा रही थी जितना उन्हें 50, लेकिन अभी भी उनकी वॉइस क्वालिटी अगर आप सुनते, एक एक तान भी मारती थी, हम लोग कहते ना शॉक में रह जाते थे, इस उम्र में ऐसी आवाज बिना कांपते हुए कैसे कोई कर सका, और वो थी उनकी मेहनत। उन्होंने कहा कि सुदेश सिर्फ रियाज गाते रहो गाते रहो गाते रहो। मुझे भी कहती थी सुदेश, जैसे हम लोग शरीर के लिए व्यायाम करते हैं उसी तरह ये गले के मसल्स हैं, उनको जब तक तुम क्या कहते हैं ना एक्टिव रखोगे तब तक ही आपका साथ देंगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा एग्जाम्पल विश्व में पुनः आएगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। और सुदेश जी, इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, वाइंड अप करूं, लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं है, मैं ये नहीं पूछूंगी कि कौन सी बात आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि मैं जानती हूं ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और लेटेस्ट तो वही 8 सितंबर वाली जो बात आप ये कर रहे हैं वो बार बार आपको आएगी, और उस दिन तो ज़रूर वो आपको बहुत इमोशनल भी कर देगी। लेकिन कुछ ऐसे गाने जो, यूँ तो उनके गाने भी बहुत हैं जो दिल के करीब हैं और जो बिल्कुल उनसे जोड़ते हूँ जो सबसे ज़्यादा, कोई ऐसा गाना जो चलते चलते आप हमें बता सके, सुना सके? मैं ये कहूँगा जो मैं उसके साथ हमेशा स्टेज पे गाता था, जाने जा ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ, अभी मैं यहाँ कभी नहीं आएगा। समझ सकती हूँ सुदेश जी, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको परेशान भी करेंगी, आपको भावुक भी करेंगी, और ऐसे में भी आपने वक्त दिया। मैं बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा जी लौट आइए। थैंक यू। तो आप सुदेश भोसले जी को सुन रहे थे, और अंत में यूँ तो ऐसी तमाम बातें थी जो उन्होंने की जो उनके दिल के करीब थी, और कुछ ऐसी बातें जो उनको हमेशा याद आएंगी और हमेशा कचौटती रहेंगी। और अंत में आपने सुना भी कि किस तरह से उन्होंने कहा कि लौट आइए आशा जी। हालांकि वो हो नहीं सकता है, लेकिन उनका जो योगदान है, उनकी जो आवाज़ है, वो आज भी हमारे बीच उसी तरह से जिंदा है। जब तक रहे अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।